नमस्कार, मैं पंकज कुमार। सवाल है कि क्या सरकार राहुल गांधी से डरती है। राहुल गांधी का राजग सरकार पर आरोप है कि वह विभिन्न तरह के आंकड़ों की पहरेदारी कर अर्थव्यवस्था की गुलाबी तस्वीर पेश कर रही है। राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा में उन्होंने उत्पादन से लेकर उपभोग के आंकड़ों पर तवज्जो दी। उन्होंने कांग्रेस काल को भी कटघरे में लिया, जब रोजगार सृजन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। 90 के दशक में मुक्त अर्थव्यवस्था और घटती सामाजिक सुरक्षा की नीति की शुरुआत आज इस हालात में पहुंची है कि सालाना 12 लाख कमाने वाले व्यक्ति भी बाजार का मजबूत उपभोक्ता नहीं रहा। बजट सत्र में राहुल गांधी ने अपने आर्थिक आख्यानों के साथ जिस तरह से राजग सरकार को घेरा, उसके बाद उन पर सत्ता पक्ष का चौतरफा हमला भी शुरू हो गया। मुश्किल यह है कि राहुल गांधी बोले किसी भी विषय पर, लेकिन सत्ता पक्ष के द्वारा उन पर निजी हमला शुरू कर दिया जाता है। सत्ता पक्ष राहुल को राजनीति में बेकार साबित करने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाता है जैसे भारतीय राजनीति में उनके लिए सबसे बड़ा डर राहुल गांधी ही है। आखिर राहुल से सत्ता के इस डर का मतलब क्या है? वैकल्पिक विचार कैसा होना चाहिए? बजट पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी का यह सवाल भी था और उन्होंने अपने तरीके से इसका जवाब भी दिया। अगर आप संसद में जनता के प्रतिनिधि के रूप में बोल रहे हैं, खासकर नेता प्रतिपक्ष के रूप में, तो आपके भाषण का आकलन किस आधार पर होगा? जाहिर सी बात है, इस आधार पर होगा कि जिसकी तरफ से बोल रहे हैं, क्या वह पक्ष आपकी भाषा ग्रहण कर रहा है। निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते कि आम जनता राहुल गांधी के बातों से प्रभावित हुई है या नहीं, पर राहुल गांधी अभी उन चुनिंदा नेताओं में दिखते हैं जो खुद को लगातार सुधारने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, जो अपनी बात पर रुक कर कहते हैं कि आपको बुरा लगा, मैं माफ़ी मांगता हूं। वंश को सबसे बड़ा वरदान मानने वाले भारतीय जनमानस के बीच राहुल गांधी की जो वंशवादी छवि स्थापित कर दी गई है, यह उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी बाधा बन चुकी है। वंशवादी चेहरों की भीड़ में सिर्फ उनके चेहरे को वंश के आधार पर अस्वीकार करने की सियासी सिफारिश मुखर रही है। मुश्किल है यह छवि उस जनता के बीच बनी है जिसे अपना पक्ष और विपक्ष चुनना है। भारतीय जनमानस एक ऐसे पुनर्जागरण की अवस्था से गुजर रहा है जहां उसे आसपास की सारी राजनीति और परिस्थिति से निरपेक्ष होकर सुला दिया गया है। जनता की ऐसी स्थिति के जिम्मेदार पक्ष विपक्ष से लेके सभी मुख्यधारा के दल हैं। इनके पास अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ाने की कोई रणनीति नहीं है। दूसरी तरफ विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या की ओर बढ़ रहे देश के उपभोग पर पूरी दुनिया मुनाफे की नज़र रखी हुई है। राहुल गांधी ने संसद में डेटा को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा, हमारे पास न उत्पादन का डेटा है और न उपभोग का, हमारा डेटा चीन के पास है। आज जब हम राजनीतिक आर्थिक तर्क वितर्क डोनाल्ड ट्रंप की खुद खड़ी की गई आभासी शक्तिमान जैसी शक्ति पर सिमटे हैं, राहुल गांधी बार बार आगाह कर रहे हैं कि चीन के सामने हम कैसे गंगाधर बने हुए हैं। हालांकि राहुल गांधी चीन पर वही घुसपैठ और दुश्मन देश वाला लोक लुभावन सुर उठाने का मोह नहीं छोड़ सकी, जो नीतिगत संवेदनशील मामला है। यह आम जनता के गमे रोजगार की दवा भी नहीं है। किसी भी देश का उत्पादन और उपभोग उसके पड़ोसी देश पर भी निर्भर करता है। भारत पड़ोसी देशों के बीच अकेले द्वीप पर नहीं बैठ सकता। हम पड़ोसी नहीं बदल सकते। चीन के साथ साझेदारी से भारत बहुत तरह के उत्पादों में बेहतर स्थिति में आ सकता है। राहुल गांधी ने उत्पादन और उपभोग के आंकड़े की बात की। चीन ने इसके साथ तीसरे अहम आंकड़े पर भी काम किया है और वह है वितरण का। उत्पादन के साधनों पर कुछ ही लोगों का नियंत्रण ना रहे कि कुछ ही लोगों के पास देश की ज़्यादातर संपत्ति सिमटती जाए, जिसकी शुरुआत 90 के दशक में कांग्रेस की मुक्त अर्थव्यवस्था की नीति के साथ शुरू हुई थी। आज सालाना 12 लाख की कमाई तक के लोगों को करमुक्त कर देने की नौबत आ पड़ी है, क्योंकि मध्य वर्ग की क्रय शक्ति बहुत कमज़ोर हो गई है। संसाधन कुछ लोगों तक सिमटेगा तो उपभोक्ता पूरी जनता कैसे होगी? आज जब ट्रंप को मेक्सिको से लेकर कोलंबिया तक धमका रहा है, उस वक्त चीन के डीप सेक ने कृत्रिम बौद्धिकता पर आधारित अमेरिका के बाजार में हड़कंप मचा दिया है। चीन कृत्रिम बौद्धिकता में अमेरिका को मात देने के हालात में है और हम कहाँ हैं? राहुल गांधी ने संसद में अपने भाषण में उत्पादन और उपभोग को डेटा से जोड़ा है। अर्थशास्त्र की एक खास शाखा के हिसाब से यह सही है। राजग सरकार रोजगार, अर्थव्यवस्था से लेकर कई आंकड़ों पर नियंत्रण रखकर एक गुलाबी तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रही है। विपक्ष की जमीन पर खड़े नेता को यह
भी समझ लेना चाहिए कि बाजार ने डेटा को एक अतिरिक्त भार बना दिया है। इसके लिए पत्रकारिता से बेहतर कोई उदाहरण नहीं हो सकता। जब सत्ता के समक्ष जमीनी रपट करने वाली निर्भीक पत्रकारिता मारी जा रही थी, तब इसकी साख बचाने के लिए डाटा पत्रकारों का उदय हुआ। इनका काम सिर्फ डेटा देना है। उस डेटा का इस्तेमाल जो और जैसा करे, फिर वह डेटा चुनाव प्रक्रिया, चुनाव पूर्व सर्वेक्षण जैसी चीज़ों में गया और पूरा भारतीय चुनावी विश्लेषण इस बात पर सिमट गया कि किस जाति के कितने फीसद लोगों ने किसे कितना वोट किया है, किस सीट पर कितने फीसद मुसलमानों ने किसे वोट किया है। टूटी सड़क, टूटे स्कूल, भूखे लोग इस डेटा विश्लेषण से बाहर है। भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी बेरोजगारी है। बेरोजगारी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने जब यूपीए शासन को भी कटघरे में खड़ा रखा, वे इसे लेकर हमेशा सवाल करते रहे। 5 किलो मुफ्त राशन वाली जनता के लिए कृत्रिम बौद्धिकता की तब जरूरत पड़ेगी जब उनकी कुदरती जरूरतें सम्मान और रोजगार के साथ पूरी हो। राहुल गांधी रोजगार की भाषा पर मेहनत करते रहे और जनता से संवाद करते रहे। राहुल के सवालों का जवाब देने के बजाय उन पर हुए निजी हमले को देखकर लगता है कि सत्ता के लिए बिगड़ती अर्थव्यवस्था से बड़ी समस्या सवाल पूछते राहुल हो जाते हैं। राहुल के खिलाफ जितनी बड़ी जवाबी फौज खड़ी कर दी जाती है, उसे देखकर सत्ता से सवाल बनता है कि क्या आपको राहुल से डर लगता है। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद।